सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण का इंग्लिश क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता क्या होता है, अभिकारक किसको कहते हैं, प्रतिफल किसको कहते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या जानेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन आपको बता चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब कि बड़े से बड़े अभिक्रिया को, किसको, बड़े से बड़े अभिक्रिया को जब छोटा करके लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। अब संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसमें जो भी अभिकारक है उसके संकेत का प्रयोग करेंगे और उसके सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर अभिक्रिया में हाइड्रोजन उपस्थित है, अगर अभिक्रिया में क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन, तो अभिक्रिया में हाइड्रोजन उपस्थित है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित है। अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों उपस्थित हैं, तो जब इसका समीकरण हम लोग लिखेंगे तो समीकरण लिखने के लिए इसका संकेत और सूत्र का प्रयोग करेंगे, तभी ना ये छोटा हो पाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग इसका संकेत H लिखेंगे और ऑक्सीजन के लिए O लिखेंगे, और इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, जल बनेगा। और जब जल बनेगा तो जल का यहाँ, जल को शब्द में नहीं लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, उसके सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। और जब ये पूरा लिख लेंगे तो समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। इसके बाद वाला आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो अभी आप लोग ये जानिए कि ये ऊपर एक अभिक्रिया था जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा था, जल बन रहा था। समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। तो संतुलित कैसे किया जाता है अगला टॉपिक है, उसमें बताएंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए 2H2 लिख देंगे और O2 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो इसका मतलब कि बड़े से बड़े अभिक्रिया को जब हम लोग छोटा करके लिखते हैं तब उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका जवाब पे दूसरा एग्जांपल समझिए, C+O2 मिलकर क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इसका मतलब कि कार्बन, C का संकेत, C किसका संकेत है, कार्बन है, और O2 किसका है, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का हम यहाँ क्या लिखे हैं, संकेत लिखे हैं, ऑक्सीजन का क्या लिखे हैं, संकेत लिखे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ नाम लिखे हैं कि उसका सूत्र लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं। काहे कि डिफिनीशन में ही आपको बता चुके हैं कि जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमेशा उसके संकेत का और उसके सूत्र का प्रयोग करते हैं, तभी ना बड़े से बड़े अभिक्रिया को छोटा करके लिखेंगे। तो बस ये जान लीजिए कि बड़े से बड़े अभिक्रिया को जब हम लोग छोटा करके लिखेंगे तो क्या होगा, उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझ गए। अब हम लोग क्या जानेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कौन कौन से हैं। जिस तरह से किसी भी काम को करने का अलग अलग नियम होता है, ठीक वैसे ही रासायनिक समीकरण को भी लिखने का कुछ नियम होता है। अगर वो नियम आप जानते रहेंगे तो किसी भी बड़े से बड़ी अभिक्रिया को आसानी से समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब वो नियम जानते रहेंगे तब लिखेंगे। तो इसका पहला नियम है कि जब भी हम लोग अभिक्रिया का समीकरण रूप लिखते हैं तो उसमें जो भी अभिकारक होते हैं, अभिकारक आपको पहले बता चुके हैं, अभिकारक उसको कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक होंगे, पहला नियम है कि रासायनिक समीकरण में जो भी अभिकारक होंगे उसको समीकरण के बाईं ओर, किस ओर लिखेंगे, बाईं ओर। बाईं ओर और दाईं ओर सब लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम अभिक्रिया यहाँ लिख दिए, सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का समीकरण हो गया, ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इसमें बीच में एक तीर चिन्ह लगा हुआ है। अब तीर चिन्ह के पहले जितने भी पदार्थ मौजूद होंगे उसको हम लोग कहेंगे अभिकारक, और तीर चिन्ह के बाद जितने भी पदार्थ होंगे उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिफल। अब प्रतिफल को एक और कहते हैं क्या, उत्पाद। प्रतिफल कहिए या उत्पाद कहिए, चाहे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहिए, एक ही बात है।
तो तीर चिन्ह के पहले जितने भी पदार्थ होंगे उनको हम लोग कहेंगे अभिकारक, और तीर चिन्ह के बाद वाले को कहेंगे प्रतिफल या उत्पाद। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि जो भी अभिकारक होगा उसको कहाँ लिखेंगे? समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। माने ये अभिकारक है, ये क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। ये क्या हो गया? बाईं ओर, और ये क्या हो गया? दाईं ओर। तो जब भी अभिकारक रहेगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? समीकरण में बाईं ओर लिखेंगे। ये हो गया पहला नियम। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, Na और Cl, 2Na और Cl2 माने सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों क्या है? अभिकारक है। तो हम इसको किस ओर लिखे हैं? बाईं ओर लिखे हैं। ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में जो भी प्रतिफल होंगे, जब उसका समीकरण लिखेंगे तो जो भी प्रतिफल होंगे उसको किस ओर लिखेंगे? दाईं ओर लिखेंगे। माने प्रतिफल को किस ओर लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। तो यहां देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी प्रतिफल बन रहे हैं तो उसके संकेत और सूत्र के रूप में कहाँ लिखे हैं? दाईं ओर लिखे हैं। ये हो गया दाईं ओर, इसको प्रतिफल कहते हैं या चाहे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर। दो नियम समझ गए। तीसरा नियम समझिए। तीसरा नियम यह है कि जब भी रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं तो जो भी उसमें जो भी प्रतिफल होते हैं या जो भी अभिकारक होते हैं, तो कभी कभी कंडीशन ये आ जाता है कि दो अभिकारक हैं और दो से ज्यादा प्रतिफल बन रहे हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा, जैसे देखिए उदाहरण, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया हो गया। मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसी भी अम्ल से कराएंगे तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। आपको पहले बताया जा चुका है। और साथ में मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। तो मैग्नीशियम एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है। तो किसी भी धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस जरूर बनता है। इसमें देखिए, इसमें दो अभिकारक मौजूद हैं और दो प्रतिफल मौजूद हैं। तो नियम क्या कहता है कि जब भी अभिकारक या चाहे प्रतिफल में दो या दो से ज्यादा पदार्थ मौजूद रहेंगे तो उनके संकेत के या चाहे सूत्र के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? धन चिन्ह। और धन चिन्ह का मतलब प्लस का चिन्ह। तो देखिए, इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह दिए हैं? धन चिन्ह दिया है। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है? धन चिन्ह। कितना नियम समझ गए? 3 नियम समझ गए। चौथा नियम क्या है कि जब भी कोई अभिकारक हो या चाहे प्रतिफल हो तो उसको एक तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। दोनों को एक बाउंड्री लाइन, बीच में एक बाउंड्री लाइन होता है और बाउंड्री लाइन के द्वारा उसका सीमा उधर किया जाएगा, इसका सीमा इधर किया जाएगा। तो इसका मतलब कि जो भी अभिकारक होंगे उस तीर चिन्ह को पहले लिखेंगे और जो भी प्रतिफल होंगे तीर चिन्ह के बाद लिखेंगे। ये बीच में जो तीर चिन्ह है ये दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है, माने अभिक्रिया के दिशा को दर्शाता है। अगर किसी तीर चिन्ह को घुमा के इधर कर दें तो अभिक्रिया इस ओर हो रही है, लेकिन अभी तीर चिन्ह उधर है तो इसका मतलब अभिक्रिया उस दिशा में हो रही है। जैसे ये एक प्रकार का अभिक्रिया हो गया। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो जल बनेगा। तो इस अभिक्रिया में इन दोनों के बीच अभिक्रिया में तीर के पहले जो भी पदार्थ है उसको अभिकारक कहेंगे और तीर के बाद वाले को प्रतिफल कहेंगे। इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ तीर चिन्ह लगा है। क्या लगा है? तीर चिन्ह। तो इसका मतलब कि ये तीर चिन्ह बाउंड्री लाइन का काम करता है। तीर चिन्ह के पहले जितना पदार्थ रहेगा उस सबको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। तीर चिन्ह के पहले जितने भी पदार्थ होंगे उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और तीर चिन्ह के बाद वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। तो इसका मतलब तीर चिन्ह क्या हो गया? बाउंड्री लाइन हो गया। और तीर चिन्ह जिस ओर देंगे उसी ओर क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। इसे कोई दिक्कत